नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें जरूर कॉल करें। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा दूसरा नंबर है 02223001635। और आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंच सकते हैं हम तक। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर हमारा हैंडल @ZBusiness है। अपने सवाल आप हमें जरूर भेजें और हाँ, हैशटैग जरूर इस्तेमाल कीजिए, #बाजार आज और कल। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी हैं। बंदोपाध्याय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में किस तरह करा ओवरऑल कारोबार। एक बड़ा एक मोटी बिगर पर्सपेक्टिव में पिक्चर दिखा देते हैं आपको। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी दिन के ऊपर इस तरह से 100 अंक से ज्यादा फिसला। आखिर में निफ्टी की तेजी 40 अंकों पर सिमट गई। सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 57,650 के पार बंद हुआ। बैंक शेयरों में आखिरी घंटों में खूब मुनाफा वसूली हुई। हालांकि मुनाफा वसूली के बावजूद निफ्टी बैंक 36 अंक चढ़कर 39,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। और आइए अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार ऊपरी स्तरों से आखिर क्यों फिसला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। हालांकि शुरुआत मजबूत होना तय थी, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को दिन की ऊंचाइयों पर अमेरिकी बाजार बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स सुबह से मजबूत थे और भारतीय बाजारों में ये एक्सपायरी का हफ्ता भी है, मंथली और वित्त वर्ष का भी आखिरी हफ्ता। उस लिहाज से लगा कि मजबूत शुरुआत होगी, लेकिन उसके विपरीत एकदम शांत शुरुआत होती दिखी। 17,000 के आसपास निफ्टी ने काफ़ी वक्त बिताया और नीचे में 16,925 के आसपास सपोर्ट लिया और ऊपर में 17,100 के आसपास रुकावट की भी जगह बनी। आखिरी एक घंटा बाजार पर थोड़ा भारी पड़ता दिखा, जहां अच्छी मजबूती होने के बावजूद 16,950 के थोड़ा सा ऊपर ही हम बंद हो पाए, 17,000 के नीचे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आज वो मजबूती दिखी नहीं बैंकिंग शेयरों में जो आमतौर पर दिखती है, और बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर टिके रहने में बड़ी मशक्कत करता रहा। दिन भर सीमित दायरे में ट्रेड करने के बाद 39,500 के नीचे थोड़ा सा 35-40 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा। जहाँ तक सेंसेक्स का सवाल है, 100-125 अंकों की मजबूती वहाँ पर रही। तो देखने में तो आपको ये लगेगा कि हल्के हरे निशान में बाजार बंद होते हुए दिखे, लेकिन इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, इससे बेहतर मजबूती बना सकते थे, जो हो नहीं पाया। और ब्रॉडर मार्केट में आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी था, वहाँ पर काफ़ी बिकवाली भी होती हुई नजर आई। तो ये कमोवेश भारतीय बाजारों में आखिरी हफ्ते का शुरुआती कारोबार का रुझान था। थोड़ा सा ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम है और फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने जा रहा है, तो लोग अपनी पोजीशंस कम करने में, निपटाने में ज़्यादा लगे। मंथली एक्सपायरी भी है, इसीलिए सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच आज आपको कारोबार होते दिखा। और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, जिनसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस ओर जा रहा है और साथ ही साथ उनकी लॉन्ग टर्म जो उनका फेवरेट पिक है वो भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुदीप सर, मार्केट किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? मौजूदा स्थिति में आपका विश्लेषण क्या रहेगा सर? देखिए, मार्केट तो एक रेंज में घूम रहा है और हम लोगों को लगता है कि ये रेंज बाउंड मार्केट ही इस हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलेगा। 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण है, यूएस में से भी ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं आ रहा है जिससे कि लगे कि रिस्क ऑन मूड एफआईआईज का वापस आ रहा है। और जब तक रिस्क ऑन मूड वापस नहीं आता है, थोड़ा बिकवाली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा। एफआईआईज की तरफ से कोई एक डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी ओर हमारे कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक है, तो बहुत सारा एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग और ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि नॉट द यूजुअल ट्रांजैक्शंस। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हमको देखने मिलेंगे जो कि ईयर एंड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि एक्सपायरी वीक भी है, तो उसके लिए भी पोजीशंस एडजस्टमेंट होंगे। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि इस वीक इवेंटफुल रहेगा, इस हिसाब से कि मार्केट में एक्टिविटी बहुत रहेगा
पर कोई डिसाइसिव मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। राइट सर। और हम कुछ सवाल भी लेते हैं अपने कॉलर्स के, जो वो हमें अलग अलग माध्यमों से भेजते हैं, और साथ ही साथ जैसा हमने आपको बताया था हमारे अपने फ़ोन नंबर्स के ज़रिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ लाइव कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, सबके सवाल लेंगे। सबसे पहले हरीश सोनी साहब हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं जयपुर से। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुदीप जी से अपना सवाल पूछिए सर। सर, मेरे पास NFL के 350 शेयर्स है एट द रेट 75 रुपीज। ओके। और मद्रास फर्टिलाइजर के शेयर है 571 एट द रेट 86 रुपीज। ऑलराइट, मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्या करूं मैं? ऑलराइट, सुदीप सर, हरीश जी के दोनों सवाल, एक NFL पर और दूसरा मद्रास फर्टिलाइजर्स पर, क्या करना चाहिए हरीश जी को? देखिए, दोनों शेयर फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में हमारा व्यू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। सरकार की तरफ से बहुत स्टेप्स लिए गए हैं। सब्सिडी जो बर्डन था, सब्सिडी का जो मामला था, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए पहले देखा जाता था कि सब्सिडी का जो सरकार की तरफ से आना है कंपनीज को, उसके लिए बहुत टाइम लगता था और वर्किंग कैपिटल के ऊपर बहुत प्रेशर होता था फर्टिलाइजर कंपनीज का। बट ये बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन किया गया है और डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर का भी बहुत काम चल रहा है। यूरिया, नॉन यूरिया कुछ क्षेत्र में हो गया है ये काम और कुछ क्षेत्र में आने वाले दिनों में सरकार करेंगे, क्योंकि अभी भी सिंगल लार्जेस्ट सब्सिडी बर्डन फर्टिलाइजर के ही है। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और इसका बेनिफिशियरी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी फर्टिलाइजर कंपनीज हो रहा है। ओवरऑल फर्टिलाइजर का डिमांड तगड़ा है और सरकार की तरफ से एनकरेज भी किया जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स यूज किया जाए जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी कम ना हो। और ये दोनों कंपनीज आपने जहां पे खरीदारी की है वहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनका बिजनेस और बढ़ेगा। अब रहा आपका लेवल का जो एंट्री लेवल, आपने शायद दोनों जगह पे थोड़ा ऊपर भाव में एंट्री लिया था, इसीलिए आप नुकसान में हैं। पर अगर आप 1 साल प्लस का नजरिया रख के चल सकते हैं तो आप निवेशित रहिए, शंका की कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगा काउंटर में, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोस्पेक्ट है। जी को यही सलाह, NFL और मद्रास फर्टिलाइजर आपके दोनों काउंटर्स जो आपने बताए उनमें आपको बने रहने की सलाह है, और जैसा आपने कहा था कि लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है, तो उसी नजरिए से आपको सलाह दी गई है सुदीप जी की ओर से। अगले कॉलर है हमारे साथ मनीष तिवारी जी, नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत, पूछिए अपना सवाल सर सुदीप जी से। जी सर, गुड इवनिंग सर। मनीष बोल रहा हूँ नोएडा से। सर, मेरे पास इंडिया मार्ट है 19 शेयर एट प्राइस ऑफ 5170 एंड BPCL है मेरे पास 225 शेयर एट प्राइस ऑफ 390। सो व्हाट इज द ठीक इन फ्यूचर ऑफ दिस टू शेयर्स? ठीक है मनीष जी, आई एम फॉर लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए मनीष जी का सवाल, BPCL एक और दूसरा इंडिया मार्ट पर, क्या करना चाहिए सुदीप जी मनीष जी को? देखिए, इंडिया मार्ट पे आप निवेशित रह सकते हैं, पर बहुत ज्यादा लंबा होराइजन मत रखिए। इसमें आप 6 महीना का होराइजन रख के निवेशित रहिए। आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, ट्रैक्शन है काउंटर में, तो आप उसी हिसाब से रहिए। लंबी अवधि के लिए मैं सलाह इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो रहा है इस क्षेत्र में और कंपटीशन में कैसा फ्यूचर होगा लॉन्ग टर्म में वो बताना मुश्किल है। मीडियम टर्म तक ठीक है। दूसरा, आपने BPCL में खरीदारी की है, वैसे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और सेक्टर भी बहुत ही अच्छा है, पर इसमें समस्या दूसरी है। समस्या है सरकार का हिस्सेदारी ज्यादा होने के कारण सरकार का जो पॉलिसीज है वहां पे कंपनी को परफॉर्मेंस पे थोड़ा दिक्कतें आती है। और जो सब्सिडी बर्डन शेयरिंग, ये एक बहुत बड़ा मामला है और सामने इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस आ रहा है, सेंट्रल पार्लियामेंट इलेक्शन भी आ रहा है और इस माहौल में सरकार शायद पेट्रोलियम प्राइस ज्यादा बढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। तो सब्सिडी का वाला जो इशू है, बर्डन शेयरिंग वाला इशू, जो कि हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है किसको कितना शेयर करना होगा, वो समस्या BPCL के साथ अगला 1-1.5 साल तक रहेगा। और इस माहौल में लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के लिए निवेशक को हम सलाह नहीं देंगे, तो आप अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए, यही हमारी सलाह होगी। इंडिया मार्ट में बने रहें मनीष जी, और BPCL में आपको अगर एक अच्छी विंडो दिखती है तो वहां से फिलहाल आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। अगले कॉलर है हमारे आशीष वर्मा साहब, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत सर, पूछिए अपना सवाल। आशीष जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो।
आशीष जी सवाल पूछिए अपना। जी सर, आकाश सर, मैंने सर 75 शेयर का CDSL खरीदे थे। CDSL खरीदा आपने? 1118 के प्राइस पे। ठीक है, ठीक सर है। मैं क्या सर होल्ड करूं या उसको सर? ठीक है आशीष जी। सुदीप जी, CDSL पर आशीष जी को आपकी सलाह। देखिए, अच्छा कंपनी है और ग्रोथ फ्यूचर में बहुत होने वाला है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से प्रोवाइड करता है। CDSL लीडर है और कंटिन्यूअसली मार्केट शेयरिंग का गेन हुआ है पिछले कुछ सालों में। बात एक ही है कि वैल्यूएशन बहुत ऊपर है और आपने भी ऊपर वैल्यूएशन में ही लिया है। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे, इसमें हमारी सलाह ये होगी, आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए, आपको स्टेडी रिटर्न मिलता रहेगा। इसमें खास बात एक है जो कि आने वाले दिनों में इस कंपनी को बहुत हेल्प करेगा, वो इंश्योरेंस रिपोजिटरी IRDA ने मैंडेटरी किया है आने वाले दिनों में, और सारे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है हम सबके वो डीमैट फॉर्म में आ जाएंगे और इस बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा CDSL को मिलने की उम्मीद रहेगी और एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम इनके सामने आ जाएगा, जिससे कि आपके लिए वैल्यूएशन, CDSL का वैल्यूएशन बढ़ने में, वैल्यूएशन की प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम बढ़ाने में सहायता करेगी। तो आप निवेशित रहिए। CDSL में बने रहने की सलाह है आशीष जी को। अगले कॉलर है हमारे जयेश शाह साहब। जयेश जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सुदीप जी से अपना सवाल। सर मेरे पास HDFC बैंक है जो IPO का है, और गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे पास एक सर में 1400 में लिया है, तो क्या करूं अभी? और HDFC बैंक का आपके पास क्या भाव है जो आपने लिया है? वो IPO के टाइम का है सर। अच्छा, IPO के टाइम का है, ओके। हाँ। ठीक है सुदीप जी, क्या सलाह देंगे HDFC बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? जयेश जी को आपकी सलाह। देखिए, आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया और आप लंबी अवधि के निवेशक है, ये तो साफ आ रहा है सामने, क्योंकि आपने HDFC बैंक IPO के टाइम लिया, वो तो मतलब जमाना हो गया और ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर मिलेंगे जिसके पास वो IPO वाले शेयर्स अभी भी हैं और आप बहुत अच्छा मुनाफे में हैं। अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो HDFC बैंक पे हम पॉजिटिव डेफिनेटली है, और जैसे हम जानते हैं, बात भी करते हैं हम सब लोग कि BFSI के लिए करंट ईयर और मे बी एक दो आने वाले साल भी बहुत अच्छा जाने वाला है। जो मर्जर HDFC लिमिटेड के साथ इनका हो रहा है, इसका भी ओवरऑल एक लंबी अवधि के लिए अगर आप देखें तो अच्छा असर, अच्छा बेनिफिट बैंक को मिलेगा। तो आप तो लंबी अवधि के लिए निवेशक है ही, आप निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काउंटर, आपने गोदरेज प्रॉपर्टी में खरीदारी की है और वहां पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है, करीब 3 मेट्रो में काम करते हैं, जो कि एक यूनिक है। बहुत सारे प्रॉपर्टी कंपनीज है जो कि मेट्रो स्पेसिफिक है, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज मुंबई, दिल्ली NCR और पुणे में काम करती है और तीनों जगह में टॉप 3 डेवलपर में से है और इनका क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल वो तो इम्पिकेबल है ही, हाउस ऑफ गोदरेज से है और इनका मॉडल भी थोड़ा हटके है। बीच में कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ पॉलिसीज थे जिसके कारण मार्केट में इसमें शेयर प्राइस नीचे आया था, पर ओवरऑल अगर आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पे भी निवेशित रहना चाहते हैं, बेझिझक निवेशित रहिए। ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव है रियल एस्टेट पे और जो टॉप क्लास रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिनमें गोदरेज प्रॉपर्टी माना जाता है, वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। चलिए, तो जयेश जी को ये रही सलाह HDFC बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, दोनों में आपको बने रहना है। अगले कॉलर है हमारे दिलीप, जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, पूछिए सुदीप जी से सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरे पास TTML के 400 शेयर है सर। और भाव क्या? 100 के रेट पे। ठीक है, TTML पर आपकी सलाह सुदीप जी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जिट का ही सलाह दूंगा, क्योंकि आपने ऊपर भाव में लिया है, नुकसान में है और बहुत जल्द बहुत बड़ा रिकवरी का संभावना हम नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हमारी सलाह तो यही होगी कि आप लॉस बुक कर लीजिए और किसी क्षेत्र में जिसकी सलाह हम दे रहे हैं या चैनल जब आप सुनते हैं आपको सलाह मिलता है, वहां पे निवेश करिए। तो आपको दिलीप जी यही सलाह कि TTML से आप एक कंफर्टेबल विंडो देखकर एग्जिट ले लें। आशीष जी सूरत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले कॉलर। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर सुदीप सर से अपना सवाल। सर मेरा विप्रो मैंने लिया था 1 साल पहले 681 के रेट से 160 शेयर से 160 के आसपास। तो मैं क्या करूँ इसका भी? विप्रो पर होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ? ठीक है सर, आशीष जी को आपकी सलाह सुदीप जी। विप्रो
देखिए, ओवरऑल दिग्गज आईटी कंपनी जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनी में है, वहां पे हमारा व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत जैसे हम लोग आपको जरूर मालूम है, यूएस में थोड़ा टर्बुलेंस है इकोनॉमी में, यूरोप में इकोनॉमी में टर्बुलेंस है, उसका नेगेटिव असर कंपनीज के परफॉर्मेंस में और कंपनीज के जो प्रोस्पेक्ट में दिख रहा है। पर ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप 6 से 12 महीना प्लस का व्यू लें तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप निवेशित रह सकते हैं। हड़बड़ा के एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। विप्रो में और एक बात मैं कहूंगा, इनका मैनेजमेंट जो चेंज कंटिन्यूअसली 2-3 बार चेंज हुआ है, उसका भी थोड़ा बहुत नेगेटिव असर काउंटर पे देखने को मिला है। पर अभी थोड़ा स्टेबल लग रहा है और आने वाले दिनों में इनका भी मार्जिन और परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की संभावना है कंपेयर टू अदर लार्जर पियर्स टीसीएस या इन्फोसिस। तो निवेशित रहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आशीष जी को निवेशित रहने की फिलहाल सलाह। अगले कॉलर भी हमारे आशीष जी हैं जो कि नोएडा से जुड़ रहे हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत। पूछिए सर अपना, सुदीप सर से अपना सवाल। हेलो जी आशीष जी। अभिषेक बोल रहा हूँ सर। सॉरी, आई एम सो सॉरी अभिषेक जी। हमको आप नोएडा से बात कर रहे हैं अभिषेक जी? हाँ जी नोएडा से बात कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी। अभिषेक जी को अपना सवाल पूछिए अभिषेक जी। IRB इंफ्रा 28 रुपीज में 600 शेयर, 28 रुपीज की एंट्री है और 25 शेयर है हिंडाल्को 470। ठीक है। अभिषेक जी को क्या सलाह देंगे सर? देखिए, आईआरबी इंफ्रा में हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओवरऑल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में हम रिकमेंड कर रहे हैं निवेश करने का, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक केपेक्स का ऐलान किया गया है बजट पे। और सामने आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, स्टेट में बहुत सारे स्टेट में आ रहे हैं, सेंट्रल इलेक्शन भी है। तो इस माहौल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तगड़ा खर्चा होने की संभावना है और उसका हिस्सा सारे रियल एस्टेट, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। आईआरबी इंफ्रा ने भी अपना बैलेंस शीट क्लीन किया है, कामकाज अच्छा कर रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में फायदा जरूर होगा इनको भी। तो यहाँ पे आप बेझिझक निवेशित रहिए। दूसरा काउंटर आपने बात किया हिंडाल्को का। यहाँ पे समस्या एक ही है कि ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल जो डिमांड सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है और वहां पे हम लोगों को ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा है जिससे कि कॉन्फिडेंटली कह सके कि आपने ऊपर भाव में लिया है, शायद मैंने जो सुना, बहुत जल्द आपका कॉस्ट रिकवर होके प्रॉफिट बनेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा लंबी अवधि का नहीं सोच रहे हैं तो आपको यहाँ से मैं एग्जिट लेने की ही सलाह दूंगा। हम लोगों का लगता है कि आपको और किसी क्षेत्र में निवेश करिए। मेटल्स और मेटल रिलेटेड स्टॉक हमेशा वोलेटाइल रहता है, ये बात जरूर ध्यान में रखिए जब आप खरीदारी कीजिएगा। तो आईआरबी इंफ्रा पर आपको बने रहना है और हिंडाल्को पर आपका जो एंट्री का भाव है उसको देखते हुए सलाह यही है कि फिलहाल आप एक सेफ विंडो देखकर एग्जिट ले लें और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लें अपने निवेश को। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी मंगलवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का सेशन होता है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 अंकों की अच्छी मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन बेहतर होने की उम्मीद तो बिल्कुल भारतीय बाजारों को है। उस पर नजर रहेगी इस बात पर भी कि मंथली एक्सपायरी के पहले किस तरह की पोजीशंस एफआईज की तरफ से बनती। याद रहे गुरुवार को बाजार बंद है, इसलिए मंथली एक्सपायरी इस बार परसों बुधवार को ही होगी। उस लिहाज से रोल ओवर्स गति पकड़ते हुए दिखेंगे कल के सेशन में और हमारे अपने ट्रिगर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, जाहिर सी बात है 16,825 16,925 ये 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 17,075 17,150 ये वो 75 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिखेगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 39,050 39,150 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के सेशन में और ऊपरी स्तरों पर 39,700 से लेकर 39,825 की रेंज होगी जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों पर ही भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ओपनिंग वहाँ से होगी और उसके बाद दिन का प्रदर्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि एफआईज की तरफ से क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी आती है या फिर लगातार बिकवाली का दबाव ही रहता है। फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है बाजार
वही ट्रेडिंग रेंज में दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार है और कल भी कमोबेश इसी तरह का एक्शन होने की पूरी संभावना। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की रणनीति का। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी हमारे साथ हैं। चंदन जी बताइए, ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे सर कल? जी बिल्कुल, देखिए बाजार है वो एक दायरे में उठापटक कर रहा है। पिछले लगभग 8 दिनों से देखें तो निफ्टी नीचे में लगभग 16,800, वहीं ऊपर में 17,200 400 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है। फॉलो दोनों तरफ नहीं है तो काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 स्टॉक्स शेयर करना चाहूंगा। कल मंथली एक्सपायरी है तो इस एक्सपायरी का भी ट्रेड कर सकते हैं यदि आपके यहाँ ब्रोकर अलाउ करे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा डाबर इंडिया पे। डाबर इंडिया अभी लगभग 540 के आसपास बंद हुआ है और इसमें 540 की कॉल ले सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो हार्डली इसका कोई प्रीमियम है। अब मेरा ऐसा मानना है कि इसका लगभग 2-2.5 रुपए के आसपास जो प्रीमियम चल रहा है 540 का कॉल ले सकते हैं। 0 स्टॉप लॉस है, ऊपर में 6 से 8 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे हमारा डाबर इंडिया पे एट द मनी स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे लेने की सलाह रहेगी विद द व्यू कि नेग्लिजिबल यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम में लगभग 4-5 पॉइंट का मुनाफा देखने को मिल सकता है। दूसरा ट्रेड सेटअप हम ढूंढेंगे ओरो फार्मा में। सेलेक्टिव फार्मा काउंटर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओरो फार्मा अभी लगभग 509 के आसपास चल रहा है। मैं स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन पे जाऊंगा 500 की कॉल पे। 500 की कॉल आप देखें ये आपको लगभग 10 से 12 रुपए के आसपास मिले तो इसको लें। 3-4 रुपए का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 20 से 22 रुपए के टारगेट इमीडिएट स्विंग के हिसाब से यहाँ पे आपको बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका और अपनी राय देने के लिए। सुदीप सर के पास चलते हैं। सुदीप सर, एक लॉन्ग टर्म पिक आपकी ओर से हमारे दर्शकों के लिए सर। देखिए 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर है एनटीपीसी, कंट्री का दिग्गज पावर प्रोड्यूसर है और ये एक ही ऐसा कंपनी है जो कि ट्रेडिशनल एनर्जी एज वेल एज जो ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। दोनों क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कामकाज चल रहा है। ये एक ही कंपनी है जिसको फर्दर कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लगाने की परमिशन है और इनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो कि कोल लिंकेजेस और सामने जो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज है, जो पावर यूटिलिटीज है, उनके साथ भी पक्का कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके चलते इनका ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और ग्रीन बिजनेस में भी तगड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। और ये दोनों फैक्टर को नजर में रखते हुए यहाँ पे हम लोग का व्यू हमेशा पॉजिटिव रहा है। अभी भी हम लोग 210 रुपए का टारगेट लेके निवेशक को 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो भी एनर्जी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल। यहाँ पे पिछले हफ्ते 22 मार्च को पीएनजीआरबी का जो ऑर्डर आया है उसके चलते गैस टैरिफ बढ़ाने की परमिशन दी गई है। इसके चलते इनका रेवेन्यू और इनकम में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने की संभावना रहेगी। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी स्टेबिलिटी आ रहा है और आने वाले दिनों में और भी इंप्रूवमेंट की संभावना है। और ये सब नजर में रखते हुए गेल का हम 150 रुपए का टारगेट के साथ 1 साल के नजरिया से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ध्यान में यह रखना पड़ेगा कि अगर एलएनजी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर इस काउंटर में थोड़ा रिस्क रहता है। पर अब जो स्थिति बन रही है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, उससे ये नहीं लगता है कि एलएनजी प्राइसेस में ऐसा कोई इंक्रीज आने वाला है। तो हम लोग अच्छा ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2-3 साल इस कंपनी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप बंदोपाध्याय सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, विश्लेषण भी दिया, हमारे दर्शकों की मदद भी की। थैंक यू सो मच। बाजार आज और कल में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।